ऐसा वक्त भी था जब एक भारतीय मिडिल क्लास के लिए प्लेन का सफर एक सपना जैसा था, जो इन टिकट्स की कीमत को देखकर एकदम टूट जाता था। लेकिन अब अगर हम हमारे प्रधानमंत्री की शब्दों में ही कहें तो आज का भारत एक नया भारत है, और इसी का सबूत हाल ही में आई एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत अमेरिका और यूके जैसे देश को पछाड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयर पैसेंजर मार्केट बन चुका है। पर अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये काया पलट कैसे हुई, कैसे बना भारत का एविएशन मार्केट इतना सक्सेसफुल, और कैसे प्लेन बना एक लग्जरी से नेसेसिटी। चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। भारत में कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि यहाँ पर हवाई जहाज में सफर सिर्फ अमीरों के लिए है, लेकिन अब आसमान की इस चिड़िया ने जमीन पर रहने वालों के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर लिया है। जी हाँ, अर्थव्यवस्था में विकास, बढ़ते कारोबार और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एरोप्लेन का सफर अब बस एक स्टेटस सिंबल नहीं रहा, बल्कि अब ये आम लोगों की जरूरत बन चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 40 सालों में प्लेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 30 गुना ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बीते 2 दशक में विमान से सामान की ढुलाई भी 4 गुना बढ़ी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है, और इसलिए ही आज भारत में बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री ने पिछले कुछ दशकों में काफी सारे चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं। आज भारत में कुल 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जबकि साल 2014 तक भारत में सिर्फ 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे। वहीं अगर बात डोमेस्टिक एयरपोर्ट की जाए तो पहले इनकी संख्या सिर्फ 74 ही थी, जो कि अब बढ़कर 140 से भी ज्यादा हो गई है, और इनको ईयर 2025 तक 220 तक कर दिया जाएगा। इस समय भारत में कुल 26 एयरलाइंस वर्तमान में भारतीय घरेलू क्षेत्र में काम कर रही है, जिनमें कुछ बड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, गो एयर, एयर एशिया और विस्तारा शामिल है। आज भारत चाइना और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मार्केट है। बात अगर भारत के डोमेस्टिक एविएशन पैसेंजर्स की करें तो ये अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। फरवरी की ही बात की जाए तो फरवरी में हर दिन लगभग 4,20,000 पैसेंजर्स ने एरोप्लेन में सफर किया है, और ये कोई खास मौके पर नहीं था और न ही कोई खास पर्पस के लिए। इंडियन पैसेंजर्स की बढ़ती संख्या इस बात पर इशारा करती है कि जिस तरह से लोग इंडिया में बस और ट्रेन को ही ट्रैवल करने के लिए इम्पोर्टेंट मानते थे, उसी तरह से अब भारत में लोग एयरलाइंस को भी खास मानने लगे हैं। इतना ही नहीं, फरवरी में एयर पैसेंजर्स की संख्या फेस्टिव सीजन यानी अक्टूबर के 3,70,000 रोजाना पैसेंजर्स और 3,90,000 रोजाना पैसेंजर्स से भी ज्यादा थे। जिस तरह से लोग एरोप्लेन में भी अपने सफर का ऑप्शन बनाने लगे हैं, वो इस बात को साफ करती है कि अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर रहा है। हालांकि कोरोना के बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन फिर साल 2022 में लोग फिर से एविएशन सेक्टर की ओर बढ़ने लगे। आज भारत में लगभग 121 मिलियन डोमेस्टिक और 41 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं। आज भारत भले ही इतना बड़ा मार्केट बन चुका है, लेकिन शुरुआत में ये इतना बड़ा नहीं था। कहने को तो भारत जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इंडिया के लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। चलिए आपको बताते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। ईयर 1911 में भारत में डोमेस्टिक कमर्शियल एविएशन की शुरुआत तब हुई जब हेनरी पिक ने 18 फरवरी 1911 को अपने हम्बर बाईप्लेन से इस्लामाबाद से नैनी जंक्शन का 6 मील का सफर तय किया। जबकि 1927 में दुनिया की पहली ऑफिशियल क्रिसेंट नेशनल एयरलाइन ने ब्रिटेन की इंपीरियल एयरवेज के जरिए अपने रूट्स भारत की ओर बढ़ाए, जिसमें भारत एयर नेटवर्क के जरिए पहली बार दुनिया से जुड़ा था। इस सफर में एयरक्राफ्ट मॉडल दे हैविलैंड हरक्यूलिस से कराची, जोधपुर, दिल्ली का रूट किया गया था। यही भारत की पहली डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इंपीरियल एयरवेज के जरिए यात्री पहली बार कराची से जोधपुर और जोधपुर से दिल्ली आए थे। जी हाँ, अगर भारत में एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो दिमाग में सबसे पहला नाम आता है JRD टाटा का, जो भारत में पायलट लाइसेंस हासिल करने वाले पहले पायलट थे। दरअसल ब्रिटिश एयरफोर्स के पायलट नेवल विंसेंट ने भारत में एविएशन सेक्टर की कल्पना की थी, और वो अपना प्रपोजल लेके देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पहुंचे। उस समय वो मशहूर पारसी व्यवसायी सर होमी मेहता के पास गए, लेकिन मेहता ने इसमें कुछ खास रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद वो उस समय के टाटा ग्रुप के चेयरमैन डोराबजी टाटा के पास पहुंचे। हालांकि डोराबजी भी इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनके भतीजे JRD टाटा इस सेक्टर में कुछ करना चाहते थे। इसलिए JRD की दिलचस्पी को देखते हुए डोराबजी ने विंसेंट के प्रपोजल पर काम करने का फैसला किया, और इसकी जिम्मेदारी भी JRD को दे दी। विंसेंट के साथ और सहयोग के साथ इन्होंने ईयर 1932 में टाटा एयरलाइंस की नींव रखी। ये देश भर में डाक और यात्रियों को ले जाने वाली पहली प्राइवेट एयरलाइन बनी। आज इसे एयर इंडिया का पूर्वज भी कहा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन शुरुआत में टाटा एयरलाइंस को मुंबई के जुहू के पास एक मिट्टी के मकान से शुरू किया गया था, और इसके बाद वहां पर एक मैदान को रनवे बनाया गया था। अपनी कंपनी की शुरुआत के बाद JRD टाटा कराची से मुंबई एक मेल फ्लाइट उड़ा कर लाए थे, लेकिन उसे भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि JRD टाटा जिस वक्त इस फ्लाइट को उड़ा कर लाए थे वो वक्त था 1932, और उस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही मुल्क थे। लेकिन इस फ्लाइट के साथ JRD टाटा भारत के पहले पायलट बने। कराची से मुंबई के बाद कंपनी धीरे धीरे अपना बेस बढ़ाती रही और दूसरे कई शहरों में सर्विसेज दी जाने लगी। दूसरे विश्व युद्ध
युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस ने कमाल का काम किया और अपनी कमर्शियल सर्विसेज जारी रखी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में टाटा एयरलाइंस में भारत सरकार ने बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली और वो बन गई एक सरकारी एयरलाइन और उसी समय इस एयरलाइन का नाम एयर इंडिया पड़ा था। बात अगर इंटरनेशनल उड़ान की जाए तो वो थी 8 जून को। भारत की पहली इंटरनेशनल उड़ान भारत और ब्रिटेन के बीच हुई थी। भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने अपनी हवाई सेवा ब्रिटेन के लिए शुरू की थी, जब पहला विमान मुंबई से जिनीवा होते हुए 10 जून को ब्रिटेन के लंदन पहुंचा। इस फ्लाइट में JRD टाटा के साथ साथ जामनगर के नवाब आमिर अली खान, क्रिकेटर KS दिलीप सिंह जी, बॉम्बे के कई बड़े उद्योगपति और लंदन ओलंपिक में भारत की ओर से हिस्सा लेने वाले 2 साइकिलिस्ट HR मैल्कम और RR नोबेल शामिल थे। धीरे धीरे ये कंपनी ईयर 1953 में JRD टाटा के मर्जी के खिलाफ पूरी तरह पब्लिक सेक्टर में आ गई। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का चेयरमैन नियुक्त कर दिया, लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। लेकिन ईयर 1980 में इंदिरा गांधी ने उन्हें कंपनी के बोर्ड में फिर से शामिल कर दिया। कहते हैं कि कंपनी पब्लिक हो जाने के बावजूद JRD टाटा ने इसे आगे बढ़ाने के लिए फुल ऑन मेहनत की, क्योंकि ये वो बीज था जो उन्होंने खुद लगाया था। जब से इस कंपनी को पब्लिक सेक्टर में लाया गया, तब से लेकर ईयर 2000 तक ये सरकारी एयरलाइन कंपनी मुनाफे में थी। पहली बार ईयर 2001 में इस कंपनी को 57 करोड़ रुपीस का घाटा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ईयर 2005 में 111 विमानों की खरीद का फैसला एयर इंडिया की आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह थी। इस दौर पर 70,000 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे। कहा जाता है कि इतने बड़े सौदे से पहले ये सोचा ही नहीं गया कि ये कंपनी के लिए फायदेमंद होगा या नहीं, और बस तब से ये कंपनी डूबने लगी। लेकिन तब मार्केट में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री की परमिशन मिलने से देश में कई नई प्राइवेट कंपनीज ने अपनी उड़ान भरी। चलिए अब आपको बताते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एविएशन सेक्टर। आज जो भी दुनिया में एविएशन मार्केट की जगह है, उसकी वजह भारत सरकार द्वारा चलाई गई कई पॉलिसीज है। सरकार ने इस सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन के लिए कई प्लान शुरू किए, जिसमें सरकार की एक पॉलिसी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी यानी कि NCAP 2016 थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य फ्लाइट को आम आदमी के लिए अफोर्डेबल, कन्वीनियंट और एक्सेसिबल बनाना था, और इस कारण आज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लाइट को अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसके साथ ही एविएशन सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया गया। सरकार ने अनुसूचित एयरलाइनों के लिए FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 100% कर दी और एयरपोर्ट्स में 100% FDI की अनुमति दी। FDI नीति के उदारीकरण ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया है और बाजार में कई नए प्लेयर्स की एंट्री का रास्ता खोला। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर ने इंडियन एविएशन सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। बाजार में नए प्राइवेट प्लेयर्स से कदम रखने से कंपटीशन में बढ़ोतरी हुई, जिससे पैसेंजर्स को बेटर सर्विसेज और कम कीमत में फ्लाइट में सफर करने का मौका मिलने लगा। इंडिगो, स्पाइसजेट और गो एयर जैसी कंपनीज ने इंडियन एविएशन सेक्टर में क्रांति लाई, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीमेंट। यानी कि एक तरह से अगर हम ये कहें कि प्राइवेट कंपनीज ने भी इंडियन एविएशन सेक्टर में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ ही सरकार ने कई नई योजनाएं भी शुरू की है, जो हवाई यात्रियों को काफी बेहतर एक्सपीरियंस दे रही है। ये है डिजी यात्रा, एक बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम ऐप, जिसमें इंसान की चेहरे की पहचान के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पैसेंजर को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। और भी कई नई टेक्नोलॉजीज को भारत में डेवलप किया जा रहा है। इस तरह से आज भारत का एविएशन सेक्टर काफी बड़ा और डेवलप होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का एविएशन सेक्टर टॉप पर आ पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।